Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the atomic models, Thomson model and its limitation, Rutherford model, and today I discuss about the limitations of Rutherford model and atomic number as well as mass number and its numerical problems. So guys, let's start the topic now. Limitations of Rutherford models. तो बेटे रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन थी तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो गाइस आप ये आगे की जब आप फर्स्ट ईयर वगैरह में आओगे तब आप ये चीज़ पढ़ोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है। इसको बोहर ने डिस्क्राइब किया था, जो उनका मॉडल था इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी करी थी। बट अभी आपको ये याद रखना है सिंपल लाइन में कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे गाइस। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्या इनका लिमिटेशन है, ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल, जिसको प्रपोज किया था मैक्सवेल ने। इफ अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, around the another charge particles, then it will lose continuously energy। वो क्या करेगा बेटा, जब भी आपको क्या मैं बता रहा हूँ जरा समझिएगा बेटे, बिल्कुल मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये थ्योरी लिखवा दूंगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, जब भी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच इज प्रपोज्ड बाय, है ना, मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, if a charge particle revolves around the another charge particle, it lose एनर्जी कंटिन्यूसली। तो बेटा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड है रिवॉल्व करता है या घूमता रहता है तो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज कर देता है। कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों चार्ज आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था पुराने, मतलब कह सकते हैं ओल्ड, जो आपकी कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसने ये बताया था। तो बेटा अकॉर्डिंग टू, मैंने बोला ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म proposed by Maxwell, if a charge particle revolves around the another charge particle, then it will lose continuously energy, and so path of electron around the nucleus should be spiral, and finally electron will fall into the nucleus, so atom should be unstable। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं बेटे, ध्यान दीजिएगा एक एक बात के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आप जो क्लासिकल थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो ये बताती है अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करता है। तो गाइस आप जानते हो कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये रदरफोर्ड ने प्रूव करा था। और जो उसकी आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी चार्ज है। अब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे जो चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा बेटा, एटम अनस्टेबल होगा। बट हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटम बहुत स्टेबल पार्टिकल है। एटम क्या है बेटा, बहुत स्टेबल पार्टिकल है। तो ये क्या थी बेटा, इनकी लिमिटेशन थी। किनकी लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की आपको दो लिमिटेशन को याद रखना है। पहली लिमिटेशन क्या थी, हीट, है ना, ये इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये जो आपका मॉडल था ये कभी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है ना, अकॉर्डिंग टू द बोहर रदरफोर्ड मॉडल, एटम इज अनस्टेबल। सीधी सी हम लोग अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है तब हम लोग बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, इफ अ चार्ज पार्टिकल revolves around the another charge particle, then it will lose continuously energy and
सो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस शुड बी स्पाइरल। तो देख रहे हो इस तरफ मैंने आपको स्पाइरल ऑर्बिटल के बारे में बताया है गाइस। तो स्पाइरल ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करता जा रहा है बेटा, लूज करता जा रहा है। धीरे धीरे अब अपनी एनर्जी लूज करेगा तो एक समय आएगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बट हम लोग जानते हैं कि एटम का जो पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो कभी भी स्पाइरल नहीं होता है, वो हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट होता है अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये प्रूफ मिलेगा कि जो एटम जो होता है उसमें जो उसकी सेल्स होती हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, कभी भी स्पाइरल नहीं होता है गाइस। तो ये बात क्लियर होगी आपको। चलते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वही उतने ही उसके क्या होगा, मतलब सीधा सा समझो कि बेटे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम क्या बेटे, अगर एटम न्यूट्रल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, जितना भी इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम में प्रेजेंट होगा वो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अगर इफ, याद रखिएगा ये कब होगा, जब आपका एटम न्यूट्रल हो बेटे। क्या हो बेटा, आपका एटम न्यूट्रल हो, कोई भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज ना हो, ना नेगेटिव चार्ज हो ना पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, है ना। और अगर कोई भी चार्ज है या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तब आप हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो जितने भी होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं और ये भी इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं जब एटम क्या हो बेटा, एटम न्यूट्रल हो बेटा। क्या हो बेटा, न्यूट्रल हो। इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, इस तरीके से, है ना। इफ एटम अगर न्यूट्रल होगा तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होंगे, मतलब उसके एटॉमिक नंबर के बेटे बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज protons, proton number because charge on the nucleus depends upon the number of protons। मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जितना भी चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो केवल प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है या इक्वल होता है। अब मेरी सेकेंड हेडिंग क्या आती है बेटा, मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी का भी आपको मास नंबर निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ऐड कर दीजिए, आपको हमेशा मास नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मास नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा। तो आपको फिर से बता दूं सिंपल लैंग्वेज में, आप समझिएगा बेटे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अगर एटम जो है वो आपका न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ठीक है बेटे। अब हम लोग मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर किसी भी एलिमेंट का आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें जितने भी प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में और जितने भी उसके न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको हमेशा आपको उसका मास नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, मास नंबर। आपको ये भी याद रखना है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली, है ना, यहाँ पर आर लिख लीजिएगा बेटा। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये बेटा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, न्यूक्लियॉन्स। बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं या अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में बता चुका हूं। तो आप एक बार और देख लीजिए, मास नंबर जो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो मास नंबर है यानी मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना। जो मास नंबर होता है वो बराबर होता है एटॉमिक मास के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के। द बेसिक डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस होता है, द बेसिक डिफरेंस इज दैट मास नंबर इज ऑलवेज
होल नंबर। जो मास नंबर होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो यूजुअली नॉट होल नंबर, वो कब मतलब यूजुअली ज़्यादातर क्या आप देखते हो वो होल नंबर में नहीं होता है। जैसे अगर बात करूँ क्लोरीन एटम के मास की, तो क्लोरीन एटम का जो मास होता है वो होता है 35.5। ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मास नंबर होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक होल नंबर। बट जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादातर आपका होल नंबर में नहीं होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैव, है ना, नेग्लिजिबल मास। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई मास ही नहीं होता है, ना के बराबर उसके पास मास होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम उसकी तुलना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से करें, सो मास ऑफ एनी एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी जो आप बोल रहे हो एटम का जो मास बोल रहे हो, किसी भी एटम का अगर आपको मास को कैलकुलेट करना है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसी के बराबर निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका मास तो ना के बराबर होता है, ठीक है बेटे। तो रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो एक्स है वो आपको सिंबल बताता है एलिमेंट्स का, जो ए है वो मास नंबर बताता है, यानी ऊपर जो लिखा होगा वो हमेशा मास होगा, जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा बेटा, उसका एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो इफ एन एटम इज न्यूट्रल। और अगर चार्ज भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज अगर एटम में प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है उतने ही आप इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस कर दोगे। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है या कितने भी नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, तो जितने नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आप उसमें और ऐड कर दोगे। इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं एग्जांपल में बेरिलियम, तो बेरिलियम में आपको दिख रहा है बेरिलियम का होता है बेटा 4। बेरिलियम का कितना होता है बेटा 4, और एटॉमिक मास होता है 9। कितना होता है बेटा 9। और कार्बन का देखो ये क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, और कार्बन का ये क्या है, मास नंबर है, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका आयरन का, क्या है बेटा ये आयरन का ये एटॉमिक नंबर है, और ये उसका क्या है बेटा मास नंबर है। ये यूरेनियम का क्या है बेटा एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है बेटा मास नंबर है। तो यानी कि ये ए है और ये क्या है बेटा जेड है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह मैंने रिप्रेजेंट कर भी आपको दिखाया है, ऊपर भी दिखा दिया था, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यूरेनियम में। तो आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यूरेनियम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यूरेनियम क्या है न्यूट्रल है, तो इसलिए इसमें 92 क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 92 होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका उतने ही उसमें क्या होंगे आपके क्या होंगे बेटा, उतना ही आपका एटॉमिक नंबर है तो उतने ही आपके क्या होंगे बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एटॉमिक जो मास है इस मास नंबर को यानी 238 माइनस इस मास नंबर को आप किससे माइनस कर दो, उसके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसको माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो बेटा कितना मिलेगा, कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 146। कितना आ जाएगा 146। इतने ही बेटा उसमें क्या होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये बात समझ में आई। इसी तरीके से मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो ब्लैंक्स स्पेस छोड़ रखी है उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पार्टिकल कौन सा आपका नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो एटम जो है वो न्यूट्रल है। अगर यहाँ कोई आयन नहीं लिखा है तो एटम लिखा, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो बेटा 7 प्रोटॉन भी होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दीजिए तो उसका मास नंबर मिल जाएगा 14। ठीक है बेटे। कैल्शियम आइटम है तो कैल्शियम आइटम का एटॉमिक नंबर अगर 20 दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और एटम लिखा है यानी न्यूट्रल है तो जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो मास नंबर मिल जाएगा 40। ठीक है बेटे। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 16 होता है बेटा, है ना, उसका मास नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि एटम लिखा है आयन तो नहीं लिखा है यानी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 8 उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने उसमें न्यूट्रॉन होंगे, तो मास नंबर को हमेशा उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 दे रखा गया है
और एटॉमिक नंबर 19 दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, बिल्कुल सही 19 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बिल्कुल सही 19 होंगे, क्योंकि एटम लिखा है, आयन नहीं है। और नंबर ऑफ उसने क्या बोला बेटा, न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि 39 माइनस 19 करोगे कितना आएगा 20। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को दिया है सोडियम एटम, सोडियम एटम में उसने बोल दिए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सोडियम एटम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन होगा। और क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो Na+ होगा, क्या होगा बेटा Na+। तो उसने बोल दिया है, तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है, यानी कि कितना एटॉमिक नंबर होगा 11। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। अब उसका मास नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो मास नंबर मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा 23। इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दी है। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखिएगा, और जहाँ कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर है उसको डिस्कस करिएगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।